नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ और व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। पिछले एक दशक में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत में बहुत बदलाव हुए हैं और जो एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है सांस्कृतिक पुनरुत्थान का। अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी जड़ों के प्रति सजगता का। हम अब अपने आप को प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान से अपने आप को जोड़ने में बैकवर्ड महसूस नहीं करते हैं। हम अपने हिंदुत्व की संस्कृति के प्रति कोई किसी अपराध बोध, किसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं होते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में ये बदलाव करके दिखाया है तो उनके कुछ विरोधी भी हैं। उनको कई जगहों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी के बदलाव के इस कालखंड में जो विरोध का सबसे तीखा स्वर, सबसे प्रभावी स्वर है, वो कौन है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव या लेफ्ट विंग इकोसिस्टम? नहीं। नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की इस मुहिम का इस कालखंड में विरोध का सबसे प्रखर स्वर अगर कहीं से उठा है तो वो है तमिलनाडु से, और उसको उठाने वाले हैं एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। एम.के. स्टालिन ने ताज़ा विवाद एक बार फिर हिंदी को लेकर के छेड़ा है और उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और ये आरोप लगाया है कि हिंदी के सामने अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बिलिटिल करने की, यानी छोटा कमतर करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने ये चिट्ठी किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है? उनका कहना है कि हिंदी से संबंधित कार्यक्रम को, सरकारी कार्यक्रम को गैर हिंदी भाषी राज्यों में आधिकारिक रूप से नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते भी हैं तो फिर आप अन्य राज्य की भाषाओं को, उसमें जो वहाँ की मुख्य भाषा है उस मुख्य भाषा का भी कार्यक्रम करें। मतलब अगर कोई हिंदी का कार्यक्रम हो रहा है तो उसके साथ आप, जैसे तमिलनाडु में, तो आप तमिल में बोलें। तमिल से किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन अगर हिंदी का कार्यक्रम हो रहा है तो फिर उसमें तमिल को बीच में लाना ज़रूरी है। ये जैसे एक परंपरा ही नहीं, एक मैंडेटरी तौर पर ये चीज़ शामिल हो, ऐसा एम.के. स्टालिन कह रहे हैं। और वो अपने तर्क में दलील दे रहे हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जबकि सभी जानते हैं कि हिंदी अगर राष्ट्रीय भाषा नहीं है लेकिन राजकीय भाषा तो है। खैर, हिंदी क्या है, कैसे है, मैं इस पर थोड़ा सा बाद में आऊँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या। दरअसल हिंदी को लेकर के एक कार्यक्रम था तमिलनाडु में। उस तमिलनाडु के एक कार्यक्रम में एंथम, वहाँ तमिलनाडु में 2 एंथम हैं। एक तो हमारा राष्ट्रगान है जनगणमन, और दूसरा जो वहाँ का एक विशेष राष्ट्रगान, जो राज्य का राष्ट्रगान, राज्य का एंथम भी वहाँ पर आधिकारिक रूप से सम्मिलित किया जाता है। और उस राज्य के एंथम में एक लाइन है, द ग्रेटेस्ट नेशन डाउन साउथ इन द द्रविडियन लैंड। मैं उसका अंग्रेजी तर्जुमा बता रहा हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि दक्षिण में द्रविडियन धरती पर ग्रेटेस्ट नेशन बसता है। ये तमिल के लिए, द्रविड़ लैंड के लिए कहा जा रहा है। और उस एंथम में जब हुआ तो ये लाइन स्किप कर दी गई सिंगर्स के द्वारा, और उस कार्यक्रम में जो राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि मौजूद थे, और इसको लेकर के
एम के स्टालिन ने इसको पूरा बवाल कर दिया इस पर। आर.एन. रवि को तो उन्होंने जो कुछ भला बुरा कहना था वो कहा ही, और इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी। क्या आपको नहीं लगता कि एम के स्टालिन जानबूझकर हिंदी को लेकर के एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं? कहीं से भी ये मकसद नहीं था कि तमिल भाषा को हिंदी के मुकाबले कमतर दिखाया जाए। कहीं से भी ये मतलब नहीं था कि जो तमिलनाडु की हमारी संस्कृति है उस तमिल संस्कृति को हम पीछे करें, उसके आगे हिंदी की संस्कृति या नॉर्थ की संस्कृति उसके आगे करें। लेकिन उस नॉन इश्यू में एक इश्यू डाल करके हिंदी का मुद्दा बना करके एम के स्टालिन नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे मैंने बात की शुरुआत की कि एम के स्टालिन नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इस कालखंड में जो अड़ंगा डालने वाली सबसे बड़ी आवाज अगर कोई है तो वो एम के स्टालिन है। और एम के स्टालिन के इस कृतित्व पर जो तमिलनाडु बीजेपी है, तमिलनाडु बीजेपी कह रही है कि वो भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं। आर्यन और द्रविड़ियन जैसी कोई संस्कृति होती ही नहीं है। द्रविड़ियन एक लैंड है, लैंडस्केप है, जो तमिलनाडु बीजेपी का तर्क है। और आर्यन संस्कृति, द्रविड़ियन संस्कृति, ये एक लेफ्ट कंस्ट्रक्ट है ताकि वो हिंदू संस्कृति को कमतर दिखाया जा सके, हिंदू संस्कृति को बांटा जा सके, भारत में बंटवारे की रेखा खड़ी की जा सके। इसलिए ये सारी चीज है, ये बात तमिलनाडु बीजेपी कह रही है। और आर.एन. रवि ने भी, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, तमिलनाडु के गवर्नर ने भी एम के स्टालिन को जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके आए जब तमिल के प्रसार के लिए अन्य राज्यों में प्रसार उसके लिए कोशिशें की गई। उन्होंने असम का स्पेशल जिक्र किया है। मतलब आर.एन. रवि ये बताना चाह रहे हैं कि भाषा को लेकर के राज्यों के बीच में कोई दीवार नहीं है। अगर तमिल का प्रचार और प्रसार असम में हो सकता है तो हिंदी का प्रचार और प्रसार तमिलनाडु में क्यों नहीं हो सकता, जबकि वो भारत की राजकीय भाषा है। और मैंने हिंदी के बारे में कहा था, अभी बताऊंगा, तो आप जान लीजिए कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया भर में करीब करीब 61 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं। और हिंदी सिर्फ भारत में नहीं बोली जाती, हिंदी नेपाल में बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है, सूरीनाम में बोली जाती है, ट्रिनिडाड टोबैको में बोली जाती है। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ भी हिंदी को पूरी तरीके से इसको समझा जाता है, इसका उपयोग में लाया जाता है। और भारत में 2011 की जनगणना कहती है कि भारत में करीब करीब 53 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोल लेते हैं। करीब करीब यानी 44% भारतीय हिंदी को जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। तो और इसलिए हिंदी को लेकर के कोई दुराव किसी भी भाषा में नहीं होनी चाहिए। हिंदी का इतना विस्तृत संसार है, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया। और राजकीय भाषा का दर्जा देना हिंदी के इस वृहद प्रसार की एक उसको रिकग्निशन था। लेकिन आज पहले भी ये हुआ था 1900 पिछली सदी में तमिलनाडु में हिंदी के विरोध को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। और आज जब नरेंद्र मोदी एक सांस्कृतिक सूत्र से पूरे देश को एक रूप कर लेना चाहते हैं, जब भारत को एक यूनिट के तौर पर सांस्कृतिक समृद्धि के उस पूरे गुलदस्ते के तौर पर रखना चाहते हैं, तब हिंदी के विरोध के नाम पर या
तमिल को आगे करके हिंदी से बैर खड़ा करने की कोशिश किसने की है? एम.के. स्टालिन ने की है। और ये एम.के. स्टालिन भूल जाते हैं कि भाई कम से कम नरेंद्र मोदी पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो किसी भाषा के प्रति दुराव रखते हैं। उनकी मूल भाषा गुजराती है क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। हिंदी सभी ज़्यादातर, जैसे अभी मैंने आंकड़ा बताया, एक बहुत बड़ा भूभाग, एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की वो हिंदी बोलती है। नरेंद्र मोदी भी हिंदी बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी को भाषा के प्रति किसी प्रकार के दुराव या भाषा में किसी एक भाषा के प्रति भेदभाव करने या किसी एक भाषा को आगे बढ़ाने का आरोप उन पर लगाना उचित नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी हैं जो कि कई मौकों पर तमिल भाषा की खूबसूरती का जिक्र पूरी दुनिया में कर चुके हैं। तमिल की संस्कृति क्या है इसको पूरे देश में बता चुके हैं। पूरी दुनिया में तमिल को कुछ विशेष सूक्तियों को वो कोट करके ये बता चुके हैं कि भारत की जो तमिल संस्कृति है वो कितनी समृद्ध है। और अभी नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में ही उन्होंने 5 नई भाषाओं को भारत की क्लासिकल भाषा में शामिल किया। इसमें मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत है। और क्लासिकल लैंग्वेजेस में भारत की 6 भाषाएं पहले से ही हैं, जिसमें से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया है। तो कुल मिलाकर के जो सभी भाषाओं का सम्मान ये नरेंद्र मोदी की नीति है। और ये नीति क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को रेखांकित करते रहे हैं कि भारत की संस्कृति विविध है, लेकिन भारत की संस्कृति विशाल भी है और भारत की संस्कृति में बहुत सारे गुलदस्ते हैं। लेकिन ये लोग बांटो और राज करो की जो नीति होती है कि हिंदी को तमिल से लड़ाओ, तमिल को तेलुगु से लड़ाओ, तेलुगु को असमिया से लड़ाओ, बांग्ला से लड़ाओ, तो इस प्रकार से इनकी अपनी छोटी छोटी दुकानें चलती रहेंगी। और इसीलिए एम.के. स्टालिन ने ये हिंदी वाला एक विरोध का एक पूरा सुर उठा दिया। और जैसे मैंने कहा ना कि हिंदी को तमिल से लड़ाने की ये जो पूरी नीति है ना, ये दरअसल वोट बैंक के पीछे इसका वो है। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में काशी तमिल संगमम करके अभियान चलाया है। और ये काशी तमिल संगमम बनारस और तमिलनाडु की संस्कृति के एक रूप होने का, एक सेतु बनने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। और इसके जरिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को और दुनिया को बताने की कोशिश की कि किस तरह से भारत का नॉर्थ और भारत का साउथ आपस में सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस सांस्कृतिक सेतु को वोट बैंक के लिए ये लोग, एम.के. स्टालिन जैसे लोग तोड़ देना चाहते हैं। और ये सेतु टूटा तो क्या होगा कि हम अलग अलग खांचों में होंगे। और अलग अलग खांचों में रखना इनकी वोट बैंक की एक पहली शर्त है मानो। और जैसे मैंने कहा कि ये भाषा को लेकर, और सिर्फ भाषा को लेकर के ही नहीं है। आप याद कीजिए कि कैसे सनातन को कीड़ा मकोड़ा, कोरोना, HIV जैसा बताने की कोशिश की। वो क्या था? वो एक तरह से जो भारत की सांस्कृतिक पहचान है उसको इतना डिमीन कर दो। भारत की सांस्कृतिक पहचान किससे है? सनातन से है। उसको इतना डिमीन कर दो और उस डिमीन करने में अपने वोट बैंक का उल्लू सीधा करते रहो। क्योंकि आप कुछ लोगों को पिछले कई दशकों में ये बरगलाने में कामयाब हुए हैं कि आप सनातनी नहीं हैं, आप एक द्रविड़ियन है, आपकी रेस अलग है। जबकि ये बात जो है एंथ्रोपोलॉजिकली साबित हो चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम भारत के लोग एक हैं और
हमारे अंदर जो विविधता है वो विविधता स्थान और काल की हो सकती है, लेकिन उस विविधता को हम चेरिश करते हैं, उस विविधता को हम संजोते हैं, उस विविधता को हम अपना मूल्य समझते हैं और उस विविधता को हम अपनी शक्ति मान करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन M.K. स्टालिन जैसे नेता उस विविधता को कुचलना चाहते हैं ताकि खांचों में बट करके अपना उल्लू सीधा करें। और देखिए किस तरीके से बंटवारे की कोशिश हुई। मैंने आपको बताया कि सनातन को कीड़ा मकोड़ा HIV बताने वाला M.K. स्टालिन का बेटा आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुका है तमिलनाडु का, यानी उसने हिंदुत्व को गाली दी, सनातन को गाली दी, एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था को ठेस पहुंचाया, तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके उसका प्रमोशन कर दिया गया। और इसी DMK के एक नेता ने गोमूत्र स्टेट कह दिया था। गोमूत्र स्टेट कहने से उनका आशय था हिंदी भाषी राज्यों को आप नीचा दिखा सको। और ये कब गोमूत्र स्टेट कहा था? जब 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी राज्य के चुनाव में, तब फिर ये सुर जो है DMK का आया था कि भारतीय जनता पार्टी केवल गोमूत्र स्टेट्स में जीत सकती है। ये उनकी सोच थी। ये एक पूरे भूभाग के लोगों को वो किस तरह से कितने बैड लाइट में देखना चाहते हैं, ये इस बात का सूचक थी। और ये जब आगे निकलती है, इस तरह बंटवारा जब आगे होता है, तो फिर हम अपने आप को भारत की आइडेंटिटी से भी अलग करने लगते हैं। मतलब हम का मतलब ऐसे लोग। और कर्नाटक के एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के DK सुरेश, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार के भाई हैं, उन्होंने तो अलग दक्षिण राष्ट्र की ही बात कर ली थी। और जब मैंने बताया कि जब 2023 में हिंदी पट्टी के राज्यों में BJP की जीत हुई, तो द साउथ यानी कि उसके ठीक पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, तो फिर द साउथ करके एक पूरा नैरेटिव चलाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि भाई साउथ में तो ये BJP का नाम लेवा नहीं है। और कैसे कैसी सोच पनपती है बंटवारे की। आज राहुल गांधी दोबारा रायबरेली के सांसद हो गए हैं, लेकिन जब वो वायनाड के सांसद थे तब याद कीजिए कि क्या हुआ था। वायनाड के सांसद रहते हुए उन्होंने एक बार बयान दिया था कि जो राजनीतिक समझ है उत्तर के लोगों की वो थोड़ी कमज़ोर है। उनको हरा दिया, तो पिछले मतलब 2019 के चुनाव में उनको अमेठी ने हरा दिया था, तो राजनीतिक समझ ही कमज़ोर हो गई थी। तो ये क्या था? ये कोई दक्षिण के लोगों का मान बढ़ाना नहीं था, ये उत्तर के लोगों को डिवाइड करना था साउथ के लोगों से। और इस तरीके से डिवीज़न बांटो और राज करो, उनकी राजनीति की शर्त बन गई है। और ये नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, सुदूर नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में ला करके नरेंद्र मोदी भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जीवित कर सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्य कर रहे हैं। भारत की संस्कृति, भारत की आत्मा के प्राण को फिर से जीवित करने का काम कर रहे हैं। तो उसको ये लोग कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी किसी अन्य वजह से ये लोग तोड़ना चाहते हैं। और ये तोड़ करके ये अलग अलग सत्ताओं की प्राप्ति करना चाहते हैं। और ये सत्ताओं की ये छोटी छोटी प्राप्ति इनको भले सत्ता में ला सकती है, लेकिन जो भारत का पूरा एक प्रभाव है
वो भारत का प्रभाव घटता है, क्योंकि हम भारत से बाहर अगर जाएंगे तो हम दक्षिण भारतीय हैं या उत्तर भारतीय हैं या मध्य भारतीय हैं या पश्चिम भारतीय हैं या पूर्वोत्तर के हैं, ये मायने नहीं रखता। हमारे पासपोर्ट पर लिखा होता है कि हम भारतीय हैं और हमारा भारतीय होना ही हमारी शक्ति होती है। लेकिन ये लोग तोड़ देना चाहते हैं। और पिछले 70-75 साल में ये छद्म सेकुलरवाद ने कुछ इसी तरीके के डिवीजन्स कर रखे थे, क्योंकि छद्म सेकुलरवाद का वोट फार्मूला यही था कि छोटे छोटे डिवीजन, MY फार्मूला, तो कहीं मुस्लिम फार्मूला, तो कहीं अकेला ब्राह्मण फार्मूला। तो कुल मिलाकर के ये जो छोटे छोटे डिवीजन थे, ये छोटे छोटे डिवीजन भारत को बांटने के लिए थे, और इसीलिए कभी भारत एक यूनिट के तौर पर इतना मजबूत नहीं हो सका। अभी आप किसी कांग्रेसी से पूछे तो कहेगा कि भाई तो आधुनिक भारत के निर्माता हैं नेहरू। अरे भाई, उस समय के दौर में चीन भी आजाद हुआ, और चीन कहाँ आज निकल गया। उस समय के दौर में आप एक तरह से कह लीजिए जापान भी आजाद हुआ, क्योंकि जापान उसके सामने वर्ल्ड वॉर में हार की स्थिति आई, परमाणु बम से हमला हुआ जापान पर, जापान बर्बाद कर दिया गया, लेकिन जापान उठ खड़ा हुआ, क्योंकि जापान वो कहीं दक्षिण और कहीं उत्तर, कहीं किसी अन्य भाषा में नहीं बटा। भारत की खूबसूरती है भाई, भारत की ताकत है कि भारत में इतनी भाषाएं हैं, भारत में इतनी बोलियां हैं, भारत का जो सांस्कृतिक कैनवास है इतना विशाल है, इतना विविध है। हम उत्सवधर्मी लोग हैं, हमारा हर महीना, हर दिन किसी न किसी उत्सव के प्रयोजन में बीतता है। हम जीवन को जीने वाले लोग हैं। लेकिन एम के स्टालिन को ये जीवन जीने की इसी कला का विरोध करना है। उनको हिंदी का कार्यक्रम हो गया तमिलनाडु में तो उनको ऐतराज हो गया, और उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि तमिलनाडु की भाषा तमिल को बिलिटिल किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। इस तरह की सोच कभी भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती है। और मैंने बात की शुरुआत की थी कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक में जिस तरह से सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कोशिश की है, भारत को उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान करने का जो गर्वोन्मुक्ति है उसको पैदा किया है, जो भारत इस बात से अब हीन भावना में नहीं रहता कि भाई हम टीका लगा लेंगे, हम श्लोक पढ़ लेंगे तो हम पुरातन पंथी कहलाए जाएंगे, दकियानूस कहलाए जाएंगे। उस स्थिति से नरेंद्र मोदी ने जब बाहर करने की कोशिश की है, तो फिर ये जो डिवीज़न है लैंग्वेज का, वो डिवीजन लैंग्वेज का एक बहुत ही बेहद ही खतरनाक सोच है। और इसीलिए MK स्टालिन जैसे नेता मोदी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सबसे बड़े बाधक हैं, और उनकी इस कोशिश को रोका जाना चाहिए, तमिलनाडु की जनता के द्वारा रोका जाना चाहिए। उनके जो गठबंधन के साथी हैं राहुल, अखिलेश, पवार के द्वारा रोका जाना चाहिए। हर एक भाषा की अपनी मर्यादा है, उसका सम्मान है, उसके प्रचार और प्रसार की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरी भाषा के प्रति ईर्ष्या भाव पाल करके ऐसा नहीं किया जा सकता। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें